बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग खुफिया होगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस के जवाब में राय सुना दी है, फैसला सुना दिया है और कहा है कि इलेक्शन तो आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही होंगे और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो जिम्मेदार है कि शफाफ और करप्ट बातों से इलेक्शन को महफूज बनाया जाए। शफाफ बातों से नहीं, शफाफ तरीके से इलेक्शन कराया जाए, ये ज्यादा उम्दा उसकी और ताबीर। करप्ट बातों से महफूज रखा जाए, ये ज्यादा उम्दा उसकी वजाहत है उर्दू में। अगर जो आपने फिक्रा बोला ना, हाँ, उसकी तस्हीह आपने कर दी सारे दस्ती। बहरहाल अब इसके बाद ये ऐसा ही फिक्रा है जैसा कि रेफरेंस था। अच्छा, ये तो आपने राय दे दी है फौरी तौर पर। मैंने प्रोग्राम आगे क्या करना, मेरी राय भी ऐसी है जैसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय। चले, अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इसके बाद अब कई कानूनी माहिरीन की राय भी आई है। अटॉर्नी जनरल जो साबिक रह चुके हैं उनकी राय भी आई है, हुकूमत का रद्दअमल भी आया है, अपोजिशन ने भी इस पर बात की है, हुकूमती वफ़द भी इलेक्शन कमीशन से मिला है और फिर जवाब में अपोजिशन वफ़द भी इलेक्शन कमीशन पहुँचा है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया, लेकिन फिर कन्फ्यूजन है क्या कि सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है, लेकिन ये ताक़यामत नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। और ये भी कि क्या अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये वोट काबिल शनाख्त होगा या नहीं, और क्या इंतखाब खुफिया बैलेट से होगा लेकिन राजदारी ख़त्म हो सकती है, कैसे। और फिर अहम बात यह कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल के लिए किसी कानून में तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं, और क्या इस राय के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मज़ीद मजबूत हुआ है, मज़ीद उसकी इख्तियारात में इजाफा हुआ है या वो मजबूर हुआ है। ये वो तमाम सवालात हैं जो आज हम शामी साहब के सामने भी रखेंगे, साबिक इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी कमर दिलशाद साहब के सामने भी रखेंगे, कानूनी और आइनी माहिरीन से भी बात करेंगे और फवाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं ज़रा रद्द-ए-अमल दिखा दूँ नाज़रीन को, और आपको जो यानी आपने नहाना भी है जी हाँ, और गीला नहीं होने और गीला भी नहीं होना, ये तो बड़ी फिर साइंटिफिक बात होगी सर। तो बड़ी मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी का नहीं, तो ये ड्राई क्लीन हो गया ना सर। मौलाना अताउल्लाह, हाँ हो सकता है ना, ड्राई क्लीन हो सकता है। ड्राई क्लीन आदमी नहीं हो सकता, कपड़ा हो सकता है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा कि अमीर शरीयत कि भाई ये मौलवी लोग जो हैं ये तरह तरह के मुशगाफियाँ करते रहते हैं, तो ये भी बताएं को कैसा नुक्ता भी बताइए जिससे कि आदमी खा पी भी ले और रोज़ा भी न टूटे, खा पी ले और रोज़ा ना टूटे। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। क्या जवाब दिया उन्होंने कहा आप जूते खाते रहें, अच्छा, गुस्सा पीते रहें, तो रोज़ा इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। तो खा भी लिया, पी भी लिया सर, रोज़ा भी नहीं टूटा। मामले की ताबीर करना तो फिर हम पे हमारी इसलिए दानिश उन पे ये तो कानूनी मुशगाफियत ऐसी होती है ना। अगर मौलवी जो है वो इस पे पढ़े तो कहते मनाजरा हो रहा है, फिकी झगड़े हो रहे हैं, और जब ये अदालतों में हो तो फिर ये एक वायरल, वो भी एक नुक्ता तराजियां। कमर दिलशाद साहब के पास सर दस जा रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी भी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिलफर्ज अगर आप अभी भी हाजिर सर्विस होते तो इस फैसले के बाद आपको समझ के आती और इलेक्शन कमीशन फिर क्या करता? दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है वो क्लियर कट, वो ओपिनियन है, हम फैसला नहीं कह सकते उसको, वो राय आई है। वो जो सदारती रेफरेंस आया था आर्टिकल 186 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय से आगाह किया है कि ये फैसला नहीं है, और ये राय जो है कमर साहब, इस राय की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, फैसला नहीं करना। वो तो सोचेंगे अगले आपको वक्त गुजर गया ना, अब फैसला क्या करना है उन्होंने, राय दी नहीं है, राय ये दी इन्होंने कि भाई वो फैसला दी है, राय मैंडेटरी नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए। इसलिए 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं, 1 मार्च आज हो गई है, बैलेट पेपर छप गए हैं, रिटर्निंग ऑफिसरों के बैलेट पेपर चले गए हैं। तो आप इन हालात में बताइए ना कि आप एक दिन क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। तो आइंदा के लिए टेक्नोलॉजी मिल गई, आइंदा के लिए जो है वो गाइडलाइन मिल गई, वो कर लेंगे, एक्ट में तब्दीली कर लेंगे, रूल में तब्दीली कर लेंगे। अब एक्ट में रूल में तब्दीली कहाँ हो गई है एक दिन के अंदर? तो मामला जूं के तू रहेंगे आपके ख्याल में? बस वही है, अपना 3 मार्च को इलेक्शन जो है अपने पुराने प्रोग्राम के तहत होगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो कौम को भी गुमराह कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अंधेरे गली में खड़ा कर रहे हैं, अब हम पैदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं। तो पहली बात ये तो राय है भाई, राय के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है ना, आईनी इदारा है जिसके इख्तियारात
सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। तो इस उस आईनी इदारे के लिए जरूरी तो नहीं है कि उस मैंडेटरी तो नहीं है कि उस राय को तस्लीम करें। तो देखेंगे, गौर करेंगे। आज उन्होंने DGFIU को बुलाया है और इसके बाद नादरा के चेयरमैन को बुलाया है कि हमें बताएं कि क्या रास्ता निकालते हैं, और उन दोनों की फैसले की रोशनी में रात भर अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर सकता है तो कर ले। कंवर साहब, आप ये बात बताइए, माशाल्लाह आपका जो ज़हन रसा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है और उसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत स्ट्रेंथन किया है, उनके इख्तियार को, उनके वक़ार को, मुनसफाना इंतखाबात के इनकाद के हवाले से उनके इक़दामात को, तो इसका डस्का के मामले पे क्या असर पड़ेगा? और वहाँ जो गवर्नमेंट अपील में जाना चाह रही है, हाई कोर्ट में या रिट में जाना चाह रही, उसका क्या असर पड़ेगा आपके ख्याल में? वो जो अगर अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन भी इंतजार में ही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ जो वो मटेरियल पेश करेंगे ना, तो फिर ये अपनी आंखें चुराते फिरेंगे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम जो है हकायक बयान कर चुके हैं। तो वो सारे जो सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट में जाएंगे तो सारा कुछ खुल जाएगा, बहुत चीजें सामने आ जाएगी और बहुत से लोगों के जो होंगे वो आंखें चुरा के दाएं बाएं हो जाएंगे, नहीं जा सकते। और जो परसों बुलाया है चीफ सेक्रेटरी को और IG पंजाब को, तो उनको भी एक सही मायनों में उनसे भी पूछ कुछ हो रही है, वजह तलब की जा रही है कि आपने चीफ इलेक्शन कमीशन का टेलीफोन क्यों नहीं अटेंड किया। उनसे भी बहुत जवाब तलबी हो रही है, उनको भी सस्पेंड करने की जो है वो समरियां तैयार हो रही हैं कि इनको भी सस्पेंड कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हलचल मची हुई है। इलेक्शन कमीशन वो नहीं रहा जो 2018 में था, वो इलेक्शन कमीशन 2021 का इलेक्शन कमीशन है और ये बड़े अहम फैसले करेगा। और ये भी जो आज जो मीटिंग कर रही है उस मीटिंग में फैसला कर लेंगे भी DGFI ने क्या कहा, चेयरमैन नादरा ने क्या कहा। इसके रोशनी में अगर कोई रात भर कोई रास्ता निकलता है तो रास्ता निकाल लेंगे, अगर रास्ता नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मीटिंग कर ली। ठीक, तो ये सारे हो रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि फिलहाल तो नहीं हो सकेगा, अगले इलेक्शन के लिए ये गाइडलाइन आ गई, तो अगले इलेक्शन में इंतखाब खुफिया बैलेट से हो लेकिन राजदारी खत्म हो सकती है, चेक किया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? ये वो तो आइन में तरमीम हो जाएगी ना, आइन में तरमीम करके जो फैसला करना चाहिए कर लें। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कंवर महमूद अल शाह साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। मैं ज़रा रद्देमल पे आ जाऊँ सर, कि हुकूमत ने क्या कहा है और अपोजिशन ने क्या कहा। एक पीर साहब थे ना, अच्छा, तो उनके पास एक शख्स दुआ के लिए गया। बनता वैसे यही है कि मिसालों में ना आज बात कीजिए जैसे कि आप कर रहे हैं। दुआ के लिए गया कि जनाब कोई मुझे दुआ फरमाए मेरे तो हक में, मेरे लड़का पैदा हो। अच्छा, औलाद नरीना के लिए। औलाद नरीना के लिए। तो पीर साहब ने तावीज़ दे दिए, कब बस तावीज़ आप बांध दें अपनी बेगम साहबा के गले में, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ठीक, फिर क्या हुआ? तो उनके यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ, तजस्सुस पैदा हुआ कि जो पीर साहब ने लिखा क्या है तावीज़ में, ये तो मालूम कर ले। तो उन्होंने तजस्सुस के मारे उसको खोल लिया। उसमें लिखा हुआ था लड़का ना लड़की। अगर लड़का हो गया तो कहेंगे, पढ़ेंगे इसको इस तरह से, लड़का ना लड़की, ना लड़की। अगर लड़की हो गई तो लड़का ना लड़की, और अगर कुछ ना हुआ तो लड़का ना लड़की। क्या बात है। तो कई लोगों की दिल आजारी हो सकती है। अब ये जो मामले पर फरमाया ना हमारे कंवर साहब ने कि भाई ये राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने गौर करना है, कोई ऐसी तरकीब ईजाद करनी है कि वो किस तरीके से बैलेट जो है खुफिया भी रहे और उसकी राजदारी जो है वो कायम ना रह सके जब ज़रूरत पड़े तो इसका ये नुस्खा जो है आप कैसे ईजाद होगा। क्रिकेट में तो DRS की टर्म मुतारिफ करवाई गई ना कि अगर अंपायर के फैसले पर आपको शिकायत है तो आप थर्ड अंपायर से रजू कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकते हैं क्या बैट्समैन आउट है या नहीं है। नहीं तो वो एक तशरीह की ये भी है कि जी एक DRS यानी रिव्यू की ऑप्शन दी गई है कि अगर आपको शक है वो तो चेक कर लें। नहीं देखिए, वो तो रिकॉर्ड हो जाती है ना, तमाम मूवमेंट्स वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है, वो दोबारा देखेंगे, उसको चेक कर लेंगे। बिल्कुल। तो अब यहाँ ये है कि सीक्रेट तो बैलेट रहेगा, यानी वो किसी के सामने तो नहीं आएगा। ओपन बैलेट का मतलब तो ये होता है जो इंडिया में किया उन्होंने, इंडिया में जो राज्यसभा के लिए राज्यसभा के लिए कि एक आदमी जो एक नुमाइंदा जो है, जो पोलिंग एजेंट कह लीजिए, जो पार्टीज नॉमिनेट करती हैं, वो उन पार्टी का नुमाइंदा एक मौजूद रहता है जो बैलेट पेपर देखता है, तो वो ओपन बैलेट हो गया।
वो और उस तरीके से फिर वो शुमार होता है बाद में। लेकिन यहाँ ऐसी सूरत नहीं हुई, ना तो ये कोई सीक्रेट बैलेट रहा, किसी को दिखाया नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है किसी शख्स के बारे में तो चेक किया जा, फिर उसको चेक किया जा सकेगा, गोया फिर उसकी राजदारी जो है खत्म की जा सकेगी। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि इसको शफाफियत का तकाजा ये है कि उसको चेक किया जा सके। अब उसमें बड़े सवालात भी पैदा होंगे कि भाई क्या आम आदमी जो इलेक्शन में वोट देता है तो वो भी तो सीक्रेट होता है ना, क्या उसकी सीक्रेसी भी कभी आप तोड़ सकते हैं? क्या उसको भी जायजा ले सकते हैं कि किसी पार्टी के आदमी ने? तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन ये एक इस्तिस्ना जो है वो इसमें ढूंढा गया है, गोया कोई ऐसा काम किया जाए। उसमें 1967 का एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, न्याज नामी जो शख्स था वोटर था उसके लिए, उसको कोर्ट किया कि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तय कर चुकी है कि ताक़यामत राजदारी नहीं रह सकती। ठीक है ना, तो अब राजदारी तोड़ी जा सकती है बशर्ते के आपको देखिए एक आपको फवाद चौधरी साहब ने सवाल पैदा हो जाए। ये सवाल पैदा हो जाए तो इसका मतलब है सवाल कब पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, क्या एविडेंस किसी शख्स के बारे में आएगा, फिर कौन सा फोरम होगा, क्या इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकेगा या ये अदालतों में ये काम होगा कि बैलेट पेपर ओपन किया जा सके। तो ये तो आपको कोई निशान या कोई ऐसा तरीका तो लगाना पड़ेगा ना। की बात हो रही थी, ये सीरियल नंबर की बात, जब आप उसको ओपन करके मालूम कर सकें, किसको पूरा चेक कर सकें, यानी ये मफहूम इस राय से जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है निकलता है, ये अखज़ होता है। चले, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने मैं ज्वाइन किया, आज जो हुकूमती वफ़द था जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ गया उसमें भी शामिल थे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कंवर दिलशाद साहब से बात हो रही थी, वो तो कहते हैं राय दी है और इस वक्त काम में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी नहीं बना सकता, तो पुराने तरीक़ाकार से ही इलेक्शन होगा। आपके यहाँ क्या समझ आई और आप इलेक्शन कमीशन जब गए तो क्या मामला आपको समझ आया? इलेक्शन कमीशन किस तैयारी में आप? अच्छा, नहीं, पहली बात तो यह है कि ये दुरुस्त नहीं है कंवर साहब की बात की, ये राय है हसबा बिल केस है PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 873, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है अंडर आर्टिकल 186 वो पेंडिंग। तो पहली बात तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है वो बाकायदा उसकी एक कानूनी हैसियत है, उसकी कानूनी हैसियत है, बाइंडिंग है, उस पर अमल दरामद करना जो है वो इलेक्शन कमीशन समेत जाहिर है तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। आज हमारी इलेक्शन कमीशन से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और जो नुक्ता नजर था हमारा यही है कि देखें, हम तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को राइट दें कि वो देख सकें कि किसको वोट डाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तो देखिए मुमकिन नहीं है आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट के बगैर। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको इख्तियार हासिल है आर्टिकल 218 के तहत, क्योंकि सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि जी आप अगर, क्योंकि देखिए पहली बात तो यह है कि ये तो बैलेट पेपर आपने ज़ाहिर है 1500-1600 तो टोटल बैलेट पेपर आपने छापने हैं, पंजाब में तो वैसे इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये तकरीबन घंटे में जो है वो सारे बैलेट पेपर, बल्कि घंटा भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ शायद, उससे भी कम वक्त में ही आपने सारे बैलेट पेपर जो है वो छापने हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस में पहले ही है, हम करेंसी नोट छापते हैं, जाहिर है उससे ज्यादा सीक्रेसी और उससे ज्यादा जो एक टेंडर है वो तो और नहीं। तो जब आपने ये बात इलेक्शन कमीशन में की तो उनका वहाँ उनका क्या रद्द अमल क्या था? क्या वो मुत्तफिक थे आपकी इंटरप्रिटेशन से? उन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी और तमाम मेंबरान ने हमारे तमाम जो पॉइंट्स थे, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, शहजाद अकबर ने, मैंने और फिर शफकत साहब ने, हमने अपने जो जितने पॉइंट्स हमने दिए उनको उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा और वो पहले भी मीटिंग कर रहे थे और मुझे जब हम बाहर निकले और काफी देर तक जो है वो उनकी मीटिंग चलती रही है, बल्कि मेरा तो ख्याल है शायद अब भी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जो है वो भी खत्म नहीं हुई। तो ये फैसला उन्होंने करना है। बहरहाल हमारा इस्तदलाल यही है कि इलेक्शन कमीशन की जो ताकत है वो इस फैसले से बड़ी है और सीक्रेसी का जो एब्सोल्यूटनेस है वो खत्म हुई है, तो अब इलेक्शन कमीशन को ही इकदाम करने चाहिए। तो अब क्या आप डस्के के मामले में जो अदालत में जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पर भी कोई नजरसानी की जाएगी? देखिए उसके ऊपर नजरसानी जो है वो इतना इशू नहीं है, वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा है।
अब देखना यही है कि वहाँ पे भी अभी दो राय हैं। एक राय है कि इसको चैलेंज किया जाए, या दूसरी राय ये है कि इलेक्शन कमीशन से ही दरख्वास्त की जाए कि इसकी जो तारीख है उसको थोड़ा आगे किया जाए, ताकि जो तैयारी का जो लोग हैं उनको मौका मिल सके। तो ये तो अली असजद मली ने फैसला करना है, जाहिर है वो कैंडिडेट है, उन्होंने देखना है कि उसकी क्या किस तरीके से वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जो फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। मतलब पार्टी जो है, पार्टी के कैंडिडेट है ना, तो पार्टी कैंडिडेट की पाबंद है या कैंडिडेट पार्टी का पाबंद है? नहीं, लेकिन जो मुकामी फैसला है वो तो वो अली असजद बेहतर कर सकते हैं ना। ठीक, ये तो फैसला कैंडिडेट बेहतर कर सकता है। पार्टी सिर्फ बैनुल-अक़वामी अमूर का फैसला कर सकती है। मुकामी फैसला डस्का का जो है वो डस्का के लोग ही करेंगे ना। जैसा ये ज़रा वाज़ेह दोबारा करें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय है, इस पर अमल के लिए क्या कानून में फौरी तरमीम की ज़रूरत होगी? नहीं, कानून में तो तरमीम की ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि आर्टिकल 218 के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का हक है। तो जब उन्होंने ये बात कह दी है कि उसका हक है, तो फिर उसमें तो बहुत तरमीम वगैरह की तो कोई बड़ी जरूरत नहीं। और अब जब के बैलेट खुफिया हो लेकिन राजदारी खत्म हो सकती है जब जरूरत हो, तो इसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? तो कौन सा मेथड है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये दोनों चीजें इंटैक्ट रहें? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। वो तो देखें ना, फॉर एग्जांपल जब हम करेंसी नोट भी छापते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि एक लेयर डाली जाती है जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये नोट जो है वो सेनेट ये स्टेट बैंक का जारी करता है, और उसकी नंबरिंग होती है। एक तो विजिबल नंबरिंग है जो नोट के ऊपर होती है, एक इनविजिबल नंबरिंग होती है जो नोट के अंदर होती है। इसी तरह से बार कोड भी जो है वो लगाया जा सकता है, जिसका कोड सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होगा। कागज तो पहले ही जो है वो सीक्रेट है। इसी तरह से जो स्याही है जो पहले ही हम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना के देती है, वो भी बिल्कुल एक उसका एक सीक्रेट जो है वो भी आउट नहीं होता, वो भी उसी तहत रहता है। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजीज तो अवेलेबल है, वो तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये आखिरी नुक्ते इसमें सुनिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हमने फौरी तौर पर नादरा FIA से रुजू किया, मामला फहमी की, मालूम किया कैसे इसको यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन वक्त का मैं फिलफौर इसको नाफिज हम नहीं कर सकते, अगले इलेक्शन में देखेंगे, लिहाजा ये इलेक्शन पुराने कुलिये के तहत होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होता नहीं है क्या, अगरचे इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन की राय जो है वो बड़ी फैसला कुन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, जो उसका मनसब है, जो उसका तकाजा है, वो ये है कि जो उनकी राय आई है तो इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन हतमी होती है किसी मामले में। सही है। तो जब उन्होंने एक राय दे दी कि ऐसा हो सकता है तो फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जरा चाहिए, अब मुझे इजाज़त दें कि ज़रा अब चूँकि हुकूमत का वर्जन तो आ गया, तो अपोजिशन का वर्जन भी शामिल करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस मौजू पर जो इज़हार ख्याल किया वो देखिए। वो भी तो मिले हैं ना। हाँ जी, वो भी मिले, उनका वफद भी गया है बाद में, और उसमें अल्लाह तारा भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, और वो मरियम भी थी, औरंगजेब और भी लोग थे। जी, अब देखिए ज़रा क्या कहते हैं। मौजूदा सदर पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है और पिछले रेफरेंस की तरह इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि सदर साहब ने कहा था कि क्या आर्टिकल 226 का इतलाक होता है या नहीं होता। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इलेक्शन शफाफ हो, हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन ये मामला अब पार्लियामान के पास होगा, क्योंकि कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। हमने चीफ इलेक्शन कमीशनर से दरख्वास्त की है कि क्या असर इस फैसले का परसों के इलेक्शन पर होगा और क्या तरामीम इलेक्शन के तरीक़ाकार में की जाएंगी। इस पर हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रख दी हैं। सर ये देखिए ना, यही सबसे अहम नुक्ता है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उठाया कि क्या इसका असर कल परसों होने वाले इंतखाब पर होगा या नहीं। हमें उसका इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, जो अमेरिका के बड़े मशहूर चीफ जस्टिस हैं मार्शल, उनका एक कॉल है, वो कॉल फैसल है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के ताबे काम करता है। ठीक, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आइन क्या है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही बताता है, तशरीह की सूरत में।
जब सुप्रीम कोर्ट की तशरीह आ जाए तो वो फाइनल है। अब आप उसको आपको गरां गुजरे या अर्जा गुजरे, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। सही। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इंतहाई अदारा है, आखिरी अदारा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ओपन बैलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा इत्तमाम कर सकते हैं जिससे कि अगर शक व शुबा पैदा हो जाए, कोई एतराज पैदा हो जाए, कोई लेन देन का खदशा पैदा हो जाए, तो फिर किसी बैलेट के आप उसका मुआयना कर सकें और उसका आप चेक कर सकें और उसकी तह में जा सकें। याहिया अफरीदी साहब जो हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, उनका इख्तलाफी नोट है। उन्होंने कहा है कि इस रेफरेंस पर कोई राय जाहिर करनी ही नहीं चाहिए। तो एक उनकी राय है। 4-1 से है ना जी फैसला। हाँ, 4-1 से फैसला आया है। अब उनकी राय जो राय कह लीजिए, जो कुछ कह रहे, तो राय जो है याहिया अफरीदी साहब की बात जितनी भी सार आंखों पर हो, लेकिन हतमी बात वही होगी जो 4 अरकान ने की है। और देखिए एक बात मैं अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था ना वो ये था कि ये इसके लिए आईन में तरमीम करनी पड़ेगी या कानून के ताबे एक आर्डिनेंस के जरिए हो सकता। बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, आर्डिनेंस के ताबे नहीं हो सकता, ओपन बैलेट अप नहीं कर सकते, लेकिन आप आईन की हदूद में रहते हुए कोई ऐसा इत्तमाम कर सकते हैं कि अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, कोई एतराज उठ जाए, कोई वोटों के लेन देन का मामला तो उसे फिर चेक किया जा सके, तो आप उसे चेक कर ब्रेक आ गई है। तो ये एक नाजुक सा मामला है और इसकी नज़ाकत जो है अब इलेक्शन कमीशन ने ही तय करनी है। अभी तो हमारे पास दोस्त है ना, वो तो कह रहे थे कि रेफरेंस जो है सदर के खिलाफ जी, ये नून लीग ने मुतालबा किया, उनकी इम्पीचमेंट की जाए। नून लीग ने मुतालबा नहीं, नून लीग के नाबालिग लोगों ने ये बात कही है, बालिगों ने ये नहीं कही। बात यह है सदर मुमलकत का एक एहतराम है जो बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल। हमें कोई तमीज भी तो आनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक, कोई अदाब भी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। तो सदर मुमलकत इस तरह तो कोई सवाल ही पैदा ना। फिर अगर सदर मुमलकत पाबंद होते हैं आम तौर पर वजीर आजम की राय के, जब वो रेफरेंस भेजते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, अब वो कहें जी मैं नहीं भेजता, फिर इस पर तनाज़ा शुरू हो जाए। सर मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। हमें बिलाल महबूब साहब पिलडेट के सरबराह हैं, आईनी और इलेक्शन के से जुड़े जो मामला हैं उस पर नज़र रखते हैं। वो जो इस राय में 1967 का फैसला कोर्ट किया गया है, उस पर उनकी भी एक ख़ास राय है कि तब तो 73 का आइन था ही नहीं, तो उस फैसले के ऊपर उनको कुछ उनकी अपनी एक अलग राय है। वो क्या है, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप पिलडेट के सरबराह हैं और इंतखाबी अमल पर नज़र रखते हैं। आपने अपनी राय में आज अपने ट्विटर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर दी 1967 के फ़ैसले की, जिसमें ओपन बैलेट का जिक्र किया गया था, उस पर कुछ नुक्ते उठाए हैं मज़ीद, वो उनसे जान लेते हैं, फिर शामिल साहब आपकी तरफ में आता हूँ। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले एक मिनट, ये मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब जो हैं, जनूबी अफ्रीका से उनका एक मैसेज आया है, चमन वालों चमन में ऐसे गुजारा चाहिए, ऐसे गुजारा चाहिए, बागबां भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी। तो ये तो इसी राय पर मेरा ख्याल है, ये इस राय पर उनकी राय है। उनकी राय बहुत उम्दा और क्या उम्दा उसलूब में बयान कीजिए। अहमद साहब फरमाइएगा फिर आप, ये 1967 का जो नज़ीर है ये रेलिवेंट क्यों नहीं आपको लगती सर? जी, ये 1964 में कोई इलेक्शन हुआ था और उसके बारे में जो दोनों फरीक थे फिर वो अदालतों से हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में अब देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो कोर्ट किया गया है मुकदमा, ये रेफरेंस वाले मामले से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। मेरी नाकिस राय तो यही है। ठीक, अब मैं वो बता देता हूँ क्या था। जी जी 1967 में हुआ ये था कि वो जो कुछ बैलेट पेपर्स जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किए तो कुछ को चैलेंज किया मुखालिफ फरीक ने, तो उसने बैलेट पेपर के ऊपर उसकी बैग पे उस आदमी का नाम लिख दिया जिसको ये बैलेट पेपर जारी किया गया था। इसका मतलब है वो बैलेट पेपर आइडेंटिफाइबल हो गए, वो 45 थे या 48 थे। अब उसके ऊपर जब चैलेंज हुआ बाद में अदालतों के अंदर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसकी सीक्रेसी मुतासर हो गई है, इनको काउंट नहीं करना चाहिए। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
कि चूंकि इसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नाम लिखा है और वो कैंडिडेट का कसूर तो नहीं है और ना वोटर का कसूर है, लिहाजा इनकी सीक्रेसी मुतासिर होने के बावजूद इनको काउंट कर लेना चाहिए, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इतनी बात हुई थी 1967 में सुप्रीम कोर्ट के जो मुकदमे में ये फैसला हुआ था। अब उससे अगर ये नतीजा तो अखज़ इतना ही किया जा सकता है कि ये एब्सोल्यूट सीक्रेसी, कभी कभी जब इस किस्म का कोई केस हो कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर गलती से किसी की सीक्रेसी गलत कर दे, नाम लिख दे, तो उसको काउंट कर लेना चाहिए। इतनी बात इससे साबित होती है, वरना ये सीक्रेसी एब्सोल्यूट ही है। इसको वायलेट करने के लिए इस मुकदमे में नहीं कहा गया। तो मेरा ख्याल तो ये है कि अव्वल तो ये रेलेवेंट नहीं है, दूसरा ये कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1964 के जो इलेक्टोरल कॉलेज लॉ रूल्स थे उनके मुताबिक ये फैसला हुआ था। आज ना वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना वो लॉ है, ना वो रूल्स हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में उसका रेफरेंस मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल तो चीज़ तो हो सकती है, लेकिन इसके बारे में ये नज़ीर नहीं बन सकती। नहीं बिलाल साहब, हमारे यहाँ जब मुकदमात की नज़ीर पेश की जाती है तो वो प्रीवी काउंसिल के जजमेंट्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी होते हैं और ख़ुद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी होते हैं, खा वो 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो या 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो जो किताबें कानून है ना वो तो नहीं बदलती ना, वो तो कानून तो वैसे का वैसा रहता है ना, ताज़ीरत पाकिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया ना, जब आप पूरा जजमेंट पढ़ें तो वो पूरा सियाको सबाक इस दस्तूर की एक आर्टिकल का और इन कवानीन की शिकों की रोशनी में ये इंटरप्रिटेशन दी है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि असूल वही रहता है, लेकिन मैं तो असूल भी कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई असूल ऐसा मुतय्यन नहीं किया गया जो आज के इस रेफरेंस से मुताल्लिक हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दे दी है कि एक ऐसा एहतमाम किया जा सकता है कि जब कोई तनाज़ा उठे तो वोट को शनाख्त किया जा सके। ये एक राय सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, तो जब ये राय आ जाए, राय नहीं आई, जब वो कहते हैं मेरी राय में तो ऐसा है कि उनकी ये राय नहीं आई, क्योंकि इस रेफरेंस से ये पता चलता है, जो इस अदालत का इस मुकदमे का जो रेफरेंस दिया गया है उससे तो ये नहीं निकलता कि उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसा एहतमाम किया जाए कि बाद में पता चल सके। ये तो लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। इसमें तो सीक्रेसी है, सीक्रेसी को अपहोल्ड किया गया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। आपके ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसके बाद भी जो इंतखाब है सेनेट का वो वैसे ही होगा जैसा इस राय से पहले होना चाहिए था? बिल्कुल, मेरी राय तो यही है, और अगर उसके बारे में कोई अभाम है तो उनका कोई तफसीली फैसला आए तो उससे कोई रिमूव हो। लेकिन ये देखिए ना सर, ये देखिए ना कि जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें 3 नंबर पैरा में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कि ये उसकी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ and that corrupt practices are guarded against, on which this court has given successive judgments and the most exhaustive being। वो आगे फिर मुकदमे का रेफरेंस दे रहे हैं। जी वो तो ठीक है, ये तो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट याद दहानी करा रही है इलेक्शन कमीशन को कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन दयानतदारी से कराएं, फेयर इंसाफ से कराएं और उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो इलेक्शन कमीशन को इसका एहतमाम करना चाहिए, लेकिन उस एहतमाम करने के बारे में ये सराहत नहीं की गई कि उसके लिए बैलेट पेपर। अच्छा सर, अब मेरा वक्त कम है, इंशाल्लाह इस पे फिर बात हो जाएगी। सर 1-1.5 मिनट आखिरी रह गया, ये मौजूद अभी रह गया, कल भी इस पे मजीद बात कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है कल तक ये देख लेते हैं, कल तक वाज़ेह भी हो जाएगा। मेरी नाकस राय ये है कि कोई ऐसा एहतमाम हो सकता है अभी भी, नहीं जो राय है सुप्रीम कोर्ट की वो कि कोई ऐसा एहतमाम हो सकता है या करना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो तनाज़ा पैदा हो तो कोई चेक किया जा सके।
और हमारे तारक मसूद साहब एक हमारे बड़े व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें फिंगरप्रिंट्स लगा देनी चाहिए। नहीं फिर तो बहुत और चीज हो जाएगी, तो आगे बात हो जाएगी ना, बड़ी वो तो खुल जाएगी बात। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ मेरी मुलाकातें भी हो रही हैं, उन पर बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है वो कल फिर बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बात यह है कि हमारे सलमान गनी साहब जी हाँ माशाल्लाह सेहतयाब हो गए कोरोना से, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे बहुत ही बड़े राइटर हैं हमारे अहद के, उनकी सालगिरह बड़े सीनियर, उनकी 82 साल के हो गए वो, अल्लाह ताला ने सलामत रखे। और हमारे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन इकबाल टिक्का खान भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुशीर रहे, बेनज़ीर भुट्टो के वजीर रहे, वो इंतकाल कर गए। कल आरिफ वाला में बाद नमाज ज़ोहर उन्हें दफनाया जाएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर यहाँ पर प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।